Hey, so it's been a while since I last shared my video. It's more than a year now. I was just stuck in some things and I was not getting time. But today I have some moments free, so I thought, why not? Let's start again. For the warm up, I'll share a story today, but then by next time, I'll start touching on those serious topics again. So the story is named as Intelligent versus Enlightened, and I'll share it in Hindi. So it goes like it takes us to a it takes us to a kingdom in Japan. तो एक जापान के राज्य में ले जाते हैं हमें, जहाँ पे एक राजा होते हैं जिनके एक गुरु होते हैं, और वो राजा अपने गुरु की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. कोई भी राज्य में काम होता है तो उनसे पूछते हैं, और पूरी प्रजा उनकी इज्जत करती है. कोई कोई जीत मिलती है, कुछ भी मिलता है तो सबसे पहले अपने गुरु को वो अर्पण करते हैं. तो इस तरह से चल रहा होता है. लेकिन फिर टाइम आता है कि राजा की शादी का समय हो जाता है, और राजा शादी कर लेते हैं बहुत ही बड़े राज्य की एक बहुत ही सुंदर सी रानी से. वो शादी करके उन्हें अपने किंगडम में ले आते हैं. तो रानी बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती हैं, बहुत ही ज़्यादा समझदार होती हैं. उन्होंने अपने राज्य को देखा होता है, बड़े राज्य में इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़, इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभाली होती हैं. तो राजा उनसे सलाह लेना शुरू कर देते हैं. सारी प्रजा भी रानी के वैभव से, रानी के चलने के स्टाइल से, बोलने के स्टाइल से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है. धीरे धीरे जो गुरु होते हैं उनकी वैल्यू या उनकी पूछ कम होने लग जाती है, और रानी से ही सब सलाह लेने लग जाते हैं. तो जो गुरु के शिष्य होते हैं या जो गुरु के शुभ चिंतक होते हैं, वो उन्हें जाके कहते हैं कि आपसे तो अब कोई कुछ पूछता ही नहीं है, आपसे अच्छे तो रानी हो गए हैं, क्या रानी सच में आपसे ज़्यादा समझदार है? तो गुरु बस मुस्कुराते हैं, कुछ नहीं कहते, ऐसी बातों को टाल देते हैं. तो एक बार क्या होता है कि राज्य में एक बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा होता है. बहुत दूर दूर से लोग आए होते हैं, सारी प्रजा इनवाइटेड होती है, अच्छी पार्टी चल रही होती है. तो उस समय भी सारे ही लोग, सारी प्रजा रानी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है. रानी बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही अच्छे से किमोनो, बहुत ही एक अच्छी सी ड्रेस पहनी होती है, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही होती हैं. तो रानी के चेहरे पे वो तेज, वो एक सुंदरता होती है, उनके बोलने के अंदाज में वो एक प्रभाव होता है, चलने के अंदाज में एक वो ग्रेस होती है. आसपास बहुत ही सुंदर सुंदर उनके ध्यान रखने वाली होती हैं. तो सारी प्रजा जैसे ही रानी एंटर करती है उन्हें देखती रह जाती है. और इतने में ही जो राजा होते हैं वो अपने गुरु से कहते हैं कि गुरुजी, शायद उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, रानी को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, शायद बहुत ज़्यादा प्रभाव है, शायद आपसे भी ज़्यादा प्रभाव रानी का है, मुझे ऐसे लगने लग गया है. तो गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि चलो देख लेते हैं बेटा. तो वो क्या करते हैं, वो रानी के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ आए काफ़ी समय हो गया है, पर मैंने आज तक तुम्हारा ठीक से वेलकम नहीं करा. तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, क्या तुम एक्सेप्ट करोगी? रानी कहती है जी ज़रूर, क्यों नहीं. तो गुरु, आसपास ठंड होती है, वहाँ पे कोयले से आग लगाई होती है जगह जगह. तो गुरु एक चिमटा उठाते हैं, चिमटे से कोयले को उठाते हैं और कहते हैं ये लो, जलता हुआ कोयला होता है, और कहते हैं लो, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, तुमने कहा था स्वीकार करोगी तो स्वीकार करो. रानी समझ जाती है कि ये तो टेस्ट है. तो पर शी वॉज इंटेलिजेंट, समझदार होती है. तो क्या करती है, अपने किमोनो की जो बाजुएं होती हैं उन्हें ऊपर करती है. बहुत ही हैवी किमोनो होता है, और उसमें बाजुएं ऊपर करके अपने दोनों हाथ आगे कर देती है. कहती है रख दीजिए इसमें. तो गुरु उसके किमोनो के ऊपर वो कोयला रख देते हैं. तो जैसे ही कोयला रखते हैं, किमोनो जलने लगता है. रानी भागती है वॉशरूम में, जल्दी से कोयले को फेंकती है, अपना ड्रेस बदलती है, चेहरे से पसीना आ जाता है. तो इस बार जब रानी एंटर करते हैं तो उतनी ग्रेसफुल ड्रेस नहीं होती अब, थोड़ी सी, वो तो बहुत ही स्पेशल ड्रेस थी, स्पेशल ओकेजन के लिए, पर अब उससे थोड़ी सी हल्की ड्रेस पहन कर आते हैं. चेहरे पे पसीना होता है, मेकअप सारा चला जाता है, पर चेहरे पे मुस्कान तब भी होती है. और उस अवस्था में आती है तो उनकी ग्रेस थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है. लेकिन वो सीधा आती है और गुरु के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि आपने मुझे गिफ्ट दिया,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैं भी रानी हूँ इस देश की, तो मुझे भी रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा, क्या आप स्वीकार करेंगे? तो अब सारे लोग समझ जाते हैं कि ये तो कुछ अलग ही बात होने वाली है, अब गिफ्ट तो कोई देगा नहीं। और गुरु कहते हैं जी बिल्कुल आप दो, क्या देना है? तो रानी जलता हुआ कोयला दोबारा से उठाती है और गुरु के सामने कर देती है कि लीजिए मेरा रिटर्न गिफ्ट। गुरु के चेले सारे डर जाते हैं कि गुरु के पास तो कोई मोटा किमोनो भी नहीं है जिससे वो पकड़ लें उस कोयले को, और सबके सारे चेलों के पसीने निकल आते हैं इस बार। लेकिन गुरु क्या करते हैं, गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं अरे वाह, इसी की तो मुझे ज़रूरत थी। वो अपने झोले से अपना स्मोकिंग पाइप निकालते हैं, जो चिलम कहते हैं इंडिया में, और उस जलते हुए कोयले से चिलम को जलाते हैं और कहते हैं इसको देने के लिए धन्यवाद, साइड में रख दो। तो इस कहानी का मतलब क्या हुआ? ये नहीं हुआ कि जब मुसीबत आए तो आप चिलम पीना शुरू कर दो। जिसकी जैसी समझ होती है वो अपना वैसा ही मतलब हर कहानी से निकाल लेता है। पर कहानी का मतलब ये है कि जीवन में चीज़ों को, मुसीबतों को, या जीवन में जो भी मिले उसे बहुत पर्सनली नहीं लेना चाहिए। जो होता है समय आगे की ओर चलता रहता है, जो आज है वो कल नहीं रहता, जो कल आएगा वो परसों नहीं रहता। तो जब अच्छा समय आए तो उसको भी इतना पर्सनली मत लो कि मेरे लिए हो गया, मैंने कर दिया, या मेरी वजह से ये सब हो रहा है। और जब खराब समय आए तो उसको भी ऐसे मत लो कि यार मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं करा था, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो जीवन का नियम है, कभी अच्छा आता है, कभी खराब आता है, और ज़्यादातर अकारण आता है। हमारी बुद्धि उस कारण को समझ नहीं पाती कि ये क्यों आया है। तो जैसा जीवन है उसे चलने दो। चीज़ों के साथ बंधना ज़रूरी नहीं होता। यहाँ पे 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिन्होंने करना कुछ नहीं होता, बस वो दूसरों को देख देख कर अपना एक माइंडसेट बनाते रहते हैं। जैसे गुरु के चेले थे कि अरे यार इनका प्रभाव कम हो रहा है, अरे उसका प्रभाव ज़्यादा हो रहा है, वो ज़्यादा समझदार है, वो कम समझदार है। सिर्फ यहीं तक उनका जीवन चलता रहता है। फिर एक वो लोग होते हैं जिनके पास सच में प्रभाव होता है, जो सच में इंटेलिजेंट होते हैं, पर वो लोग जीवन में चीज़ों को अपने से बांध लेते हैं कि जब अच्छा समय आया तो कहते हैं कि मैंने अपनी समझ से ये कर लिया, मैंने अपनी बुद्धि से ये कर लिया, अपने पौरुष से ये अचीव कर लिया। और फिर जब वो खराब समय आता है तो उनकी जो वो चमक होती है वो सारी घटने लग जाती है। जब वो खराब समय को अपने साथ बांधते हैं तो वो जो तेज होता है वो खोने लग जाता है। और जो तीसरे तरह के लोग होते हैं, जो एनलाइटेंड बीइंग्स होते हैं, वो चीज़ों के साथ बंधते नहीं हैं। जब अच्छा समय है तो उसमें जो हो सकता है वो कर दिया, जब खराब समय आया उसमें जो बेस्ट हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी है वो कर दिया। जिंदगी जो ऑफर करे, जो जीवन में मिले, उसमें जो सबसे अच्छा हो सके वो कर दो, और मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। बंद कर किसी चीज़ को अपने से लगा कर चलना हमेशा ज़रूरी नहीं है। सिर्फ समय का, परिस्थिति का सही प्रयोग करके आगे बढ़ते रहना, बिना अच्छे समय में ज़्यादा खुश हुए और बुरे समय में ज़्यादा परेशान हुए, ज़्यादा एक अच्छा रास्ता है। उससे जीवन में एक समता आ जाती है, एक परमानेंस आ जाती है, और उस परमानेंस से जीवन सुकून भरा हो जाता है। सुनने के लिए शुक्रिया। देखते हैं अगला टॉपिक क्या होता है, कब वीडियो बना पाता हूँ। ये वाली काफ़ी लंबी हो गई थी, तो लास्ट तक सुनने के लिए थैंक्स। एंड कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन तो कमेंट्स में बता देना।